बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अस्थमा। अस्थमा जिसको उर्दू में दमा कहते हैं। अस्थमा को सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। अस्थमा इज़ अ डिज़ीज़, ये एक ऐसी बीमारी है दैट अफेक्ट्स योर लंग्स, जो कि फेफड़ों को मुतासर करती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लॉन्ग टर्म डिजीज़ ऑफ चिल्ड्रन। कह रहे हैं कि ये बच्चों में ज़्यादा टाइम तक चलने वाली एक कॉमन डिजीज़ है। बट अडल्ट्स कैन हैव अस्थमा टू, लेकिन बड़े बंदों में भी, अडल्ट्स में भी अस्थमा हो सकता है। अस्थमा काजिज़, अस्थमा की वजह से क्या होता है? वीजिंग। वीजिंग का मतलब होता है जब हम प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहे होते, और जब सांस लेते हैं तो उसमें एक विस्लिंग सी साउंड आ रही होती है। ब्रेथलेसनेस, उसमें सांस जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट जो है वो ऐसे टाइटन सी फील होती है, पता चलता है जैसे कोई प्रेशर पड़ा हुआ है सीने के ऊपर, चेस्ट टाइट हुई भी होती है। एंड कफिंग, और साथ में खांसी हो सकती है। अस्थमा काजिज़, अस्थमा की वजूहात क्या बन सकती हैं, इसके रीज़न क्या हैं, क्या काजिज़ क्या इसकी हो सकती हैं? तो इसकी 3 तरह की काजिज़, इसके अलावा भी कुछ होती हैं, लेकिन ये 3 जो है ये मेजर काजिज़ हैं इसकी। एक एलर्जीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, सच एज़ पोलन। पोलन की वजह से एलर्जी हो सकती है। जैसे ये आप देख रहे होते हैं कि जब दरख्तों पे फूल और पत्ते वगैरह वो आ रहे होते हैं, तो उस वक्त पोलन्स होते हैं, वो पोलन्स जो है उनके साथ एलर्जी हो सकती है, और उस एलर्जी की वजह से अस्थमा हो सकता है। डस्ट एलर्जी हो सकती है, किसी को स्मोक एलर्जी हो सकती है, और किसी को फ्यूम एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स ऐसी है जिनसे एलर्जी की वजह से अस्थमा हो सकता है। जैसे हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स आ जाती हैं, पेन किलर्स आ जाती हैं, जैसे आइबुप्रोफेन आ जाती है या एस्पिरिन वगैरह आ जाती है। तो ये मेडिसिन्स जो हैं ये कॉमनली इनकी वजह से मसला आ रहा होता है, लेकिन बाकी मेडिसिन्स की वजह से भी एलर्जी हो सकती है, और उनकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है। इसके अलावा इमोशंस जो है वो भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कोई बंदा जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, तो उस स्ट्रेस की वजह से उसको अस्थमा हो सकता है। एंड लाफ्टर, और बहुत ज़्यादा खुश हो और बहुत ज़्यादा हंसने की वजह से भी अस्थमा हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई चेस्ट इन्फेक्शंस चल रहे हों, तो उनकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है। और एक और जो इसकी काज़ है वो जेनेटिक का काज़ है। अगर वालदेन में अस्थमा हो, वालदेन में किसी को भी, वालिद को या वालदा को अस्थमा का पेशेंट हो, वालिद या वालदा, तो बच्चों में रिस्क होता है कि उन्हें भी अस्थमा हो सकता है। टाइप्स ऑफ अस्थमा, तो इसकी अगर हम टाइप्स देखें तो एक टाइप आ जाती है हमारे पास इंटरमीडिएट, और दूसरी आ जाती है परसिस्टेंट। इंटरमीडिएट क्या है? दिस टाइप ऑफ अस्थमा कम्स एंड गोज़। कह रहे हैं कि ये ऐसी टाइप होती है कि जो एक दफ़ा अस्थमा होता है और फिर उसके बाद ख़त्म हो जाता है। सो यू कैन फील नॉर्मल इन बिटवीन अस्थमेटिक अटैक्स। तो कह रहा है कि जब एक दफ़ा अस्थमा हुआ और वो वापस ठीक हो गया, तो दोबारा जब तक अस्थमा होता है तो बीच वाला जो सारा टाइम है वो बंदा नॉर्मल फील करता है। इसको आप इंटरमीडिएट अस्थमा कहते हैं। एक परसिस्टेंट अस्थमा होता है। परसिस्टेंट अस्थमा मीन्स यू हैव सिम्टम्स मच ऑफ द टाइम। कह रहे हैं कि परसिस्टेंट अस्थमा ऐसा होता है कि उसमें ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यूसली इसकी जो सिम्टम्स है वो चल रही होती हैं, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। वीजिंग वगैरह, ब्रेथलेसनेस हो सकती है, चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, कफिंग हो सकती है। अब ये जो सिम्टम्स हैं कैन बी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ये माइल्ड भी हो सकती हैं, बहुत कम भी हो सकती हैं, मॉडरेट भी हो सकती हैं यानी दरमियाने दर्जे की हो सकती हैं, और बहुत सीवियर भी हो सकती हैं। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं जिनको हम साइन एंड सिम्टम्स भी कहते हैं? तो चेस्ट टाइटनेस है, ऑलरेडी हमने पढ़ा भी है इसकी डेफिनेशन में। पेन भी हो सकता है चेस्ट में, और प्रेशर भी फील किया जा सकता है। इसके अलावा कफिंग हो सकती है, यानी खांसी लग सकती है। ज़्यादातर ये नाइट के टाइम पे हो रहा होता है या अर्ली इन द मॉर्निंग हो रहा होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। वीजिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एक तो सांस लेने में मुश्किल होती है, और जब सांस पेशेंट ले रहा होता है तो उस वक्त विस्लिंग साउंड आ रही होती है। अच्छा, अगर ऐसा पेशेंट हो तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे? मैनेज सिम्टम्स, तो पहले उसकी सिम्टम्स जो है वो मैनेज करनी है। जैसे अगर उसको SOB हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, तो आप उसको डिबलाइज कर सकते हैं। अवॉइड एलर्जेंस, जिस भी चीज़ से उस पेशेंट को मसला है, उसको एलर्जी है, आप उस एलर्जन से उसको अवॉइड करवाएं। वो जब जब उस एलर्जन से एक्सपोज होगा तो उसको अस्थमा का अटैक जो है वो फिर से स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा मेडिसिन कुछ दे सकते हैं, जैसे ब्रोंकोडाइलेटर्स, कुछ मेडिसिन हमारे पास आती हैं,
तो वो मेडिसिन आप दे सकते हैं। उन मेडिसिन से जब जो क्योंकि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन की वजह से अस्थमा हो रहा होता है, जो ब्रोंकाई होते हैं, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ये कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, ये सिकुड़ जाते हैं, तंग हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, एयरवे नैरो हो जाता है, तो उसकी वजह से अस्थमा हो रहा होता है। तो ब्रोंकोडाइलेटर्स दी जाती हैं मेडिसिन्स, जिनसे जो एयरवे जो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है वो डायलेट होते हैं, वो खुलते हैं, तो पेशेंट जो है वो आसानी से सांस ले सकता है। थैंक यू वेरी मच।